हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और हम लोग जैसा कि एसएससी जीडी का पीवाईक्यू कर रहे हैं जो कि 2024 में ऑलमोस्ट पूछा गया है, तो ये उसका पार्ट 6 होने वाला है। पार्ट 5 जो मैंने है ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, पार्ट 6 होने वाला है आपका एसएससी जीडी पीवाईक्यू का। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट के। बट उससे पहले आपको डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक द सेशन। और चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो बैंकिंग अगर विनियमन अधिनियम की बात करें तो ये आपका 1949 में पारित किया गया, 1949 में ये पारित किया गया था। और 1949 में ही आपका आरबीआई जो है यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको राष्ट्रीयकृत किया गया था यानी कि नेशनलाइज किया गया था 1949 में। इसके साथ साथ आपका जो आरबीआई था उसकी स्थापना यानी कि स्टैब्लिश किया गया था 1937 में, ये चीज़ भी याद रखना है। और शुरुआती दिनों में 1935 में इसका जो हेड क्वार्टर था यानी कि वो कोलकाता रखा गया था। आरबीआई का हेड क्वार्टर कोलकाता था। और इसके बाद जो है आपका इसके जो भारतीय यानी कि पहले भारतीय जो बने हुए थे गवर्नर वो थे सीडी देशमुख। ये भी कई बार पूछा जाता है यानी कि रिजर्व बैंक के पहले भारतीय जो गवर्नर थे वो सीडी देशमुख थे। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी जाकर के यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। 1949 में इसको राष्ट्रीयकृत किया गया था, ये चीज़ भी याद रखना है। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई है और पहले जो है इसका हेडक्वार्टर कोलकाता बनाया गया था, ये चीज़ यहाँ पर याद रखना है। तो बैंकिंग कंपनी जो है अधिनियम के रूप में जाना जाता है ये, तो कि 1 मार्च 1949 को जो है आया हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। विनियमन का पूछा गया था। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि जो भी लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और टेक्स्ट बुक की न्यू ईयर सेल का इंतज़ार कर रहे थे, तो उनको मैं बता दूं कि टेक्स्ट बुक की जो ग्रैंड फिनाले सेल है वो आ चुकी है और वो रहने वाली है 28 से लेकर के 31 तक, यानी कि 28 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक चलने वाली है। जिसमें सभी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर, साथ ही साथ उनके मॉक टेस्ट, सारी चीज़ें मिलेंगी। प्राइस बिल्कुल लोवेस्ट रखा जाएगा। और मेरा कूपन कोड राज10 है, इसको मत भूलना, क्योंकि इसको यूज करेंगे तभी आपको 12% के डिस्काउंट होकर के सही प्राइस में जो है टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल पाएगा। तो राज10 जरूर यूज करना है। डायरेक्ट परचेज करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी देता हूँ हर वीडियो के। उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, हर जगह वहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है। तो ये जो सेल है वो 28 दिसंबर से होने वाली, यानी कि आज से 3 दिन बाद तक बेहतरीन ऑफर रहने वाला है। जो लोग लेना चाहते हैं या जिनका ख़त्म होने वाला है, बिल्कुल वेट कर रहे हैं, तो बिल्कुल तैयार रहिए। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सेल आते ही वहीं पर मैं अपडेट कर दूंगा, आपको बेहतरीन प्राइस में मिलने वाला है। इस बार आपका लास्ट ईयर यानी कि न्यू ईयर का जो सेल है, आपको लास्ट की जो ग्रैंड फिनाले चल रहने वाली, बस कूपन कोड राज10 यूज करना है। आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल में ही स्पिनोजा पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। देखिए ये क्वेश्चन जीडी में 3 से 4 बार पूछा गया स्पिनोजा पुरस्कार से। इसके साथ साथ इसको एमटीएस में भी पूछा गया, यानी कि स्पिनोजा पुरस्कार मोस्टली पूछा गया है। तो ये मिला हुआ था जोइता गुप्ता को। स्पिनोजा पुरस्कार जो 2023 का था ये मिला हुआ था जोइता गुप्ता को, ये बिल्कुल याद रखना है। दूसरे साथ साथ आपको क्या याद रखना है कि ये किस चीज़ का है, तो ये साइंस के क्षेत्र में मिलता है, यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है स्पिनोजा पुरस्कार। अगर ये पूछे कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, और दूसरी चीज़ ये किस देश से रिलेटेड है, यानी कि किस देश का पुरस्कार है, तो ये नीदरलैंड का सर्वोच्च सम्मान है। जिस तरह भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न होता है, उसी तरह नीदरलैंड का क्या होता है, स्पिनोजा पुरस्कार। तो ये जोइता गुप्ता को आधिकारिक रूप से इसके लिए चुना गया था। तो ये आपको याद रखना है, 4 अक्टूबर 2023 को दिया गया था। नीदरलैंड अनुसंधान परिषद ने 7 जून 2023 को इन पुरस्कारों की घोषणा करी और बाद में 4 अक्टूबर को जो है ये पुरस्कार दिया गया था। ये चीज़ याद रखना है। इस पुरस्कार को डच नोबेल पुरस्कार के भी नाम से जानते हैं, ये चीज़ याद रखना है। स्पिनोजा पुरस्कार का जो दूसरा नाम है वो डच नोबेल पुरस्कार है। और नीदरलैंड का आपका है। अनुसंधान पर खर्च करने के लिए 1.5 मिलियन यूरो प्रदान किए गए थे, ये चीज़ याद रखना है यहाँ पर। और इसके साथ एक पॉइंट और याद रखेंगे कि 1995 में स्पिनोजा पुरस्कार की जो है स्थापना करी गई थी, यानी कि जो इस्टेब्लिश किया गया था स्पिनोजा पुरस्कार वो 1995 में किया गया था। ये चीज़ को याद रखना है।
नेक्स्ट है कि 2026 के एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो 2026 के अगर एशियाई खेलों की मैं बात करूं तो जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब आपके एशियाई खेलों का आयोजन है ये किया जाएगा कहाँ पर, ये किया जाएगा जा कर के आपके जापान में 2026 वाले में। बाकी इसकी शुरुआत जो हुई थी एशियाई खेलों की वो 1951 में हुई थी और ये सबसे पहली बार खेले गए थे भारत के अंदर। इसके बाद दूसरी बार जो भारत में खेले गए थे वो खेले गए थे जा कर के 1982 में। ये चीज़ याद रखना है। अब तक एशियाई खेल 2 बार भारत में हो चुके हैं। ये पहला था और ये 9वें नंबर का था यानी कि 9th नंबर का था और ये 2 बार खेले जा चुके हैं। पहला हुआ था जा कर के कहाँ पर, पहला हुआ था जा कर के भारत में और उसके साथ 1982 में फिर से भारत में हुआ। अभी जो 2022 वाला था ये चीन में खेला गया। 2018 का जो था ये इंडोनेशिया में खेला गया था। ये चीज़ याद रखना है। अब याद रखना है राष्ट्रमंडल खेल, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो राष्ट्रमंडल खेल जिसको कि कॉमनवेल्थ के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत की गई थी 1930 में। कॉमनवेल्थ 1930 में शुरू हुआ था और ये हुआ था जाकर के हैमिल्टन में। और इसको जब इंडिया में सबसे पहली बार परफॉर्म किया गया था तो ये था 2010 यानी कि 2010, तब खेला गया था दिल्ली के अंदर जो है आपका जो कॉमनवेल्थ गेम रहा हुआ था राष्ट्रमंडल खेल। तो ये चीज़ याद रखना है। डायरेक्ट स्टैटिक के चैप्टर से यहाँ पर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में अपने। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर। देखिए ऑलमोस्ट क्या रहता है कि हर शिफ्ट में 5 ईयर प्लान यानी कि FYP से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो 5 ईयर प्लान की मैं बात करूं कि भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, यानी कि अवधि पूछी थी और या फिर हो सकता है कि आपसे शुरुआत पूछी गई हो। तो इसमें से ये तो होगा नहीं, ये भी इनमें से कोई ही नहीं है जिसकी अवधि पूछी गई है, क्योंकि जो 11th नंबर का 5 ईयर प्लान था वो था 2007 से लेकर के 2012 तक। 2007 से लेकर के 2012 तक था, ये चीज़ याद रखना है। और अब तक टोटल कुल 12 यानी कि 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं, जिसकी शुरुआत 1951 से हुई थी। ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में देखने को मिलता है। पहली 1951 से शुरू हुई जो कि PC हेरा डोमर मॉडल पर थी, यानी कि जो पहली थी पंचवर्षीय योजना वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर थी। दूसरी जो थी वो महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड थी पूरी तरह से। और तीसरी को सबसे अनसक्सेसफुल यानी कि असफल योजनाओं से मानते। और जो गरीबी हटाओ का नारा था वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। हर यहाँ पर देखना है क्योंकि हर शिफ्ट में पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन देखने को मिलता है। पूरी तरह से जो लास्ट पंचवर्षीय योजना थी वो 2012 से लेकर के 2017 तक चली थी, जो कि 12th नंबर की थी। और 11th नंबर का टाइम पीरियड पूछा जो कि ऑलरेडी बता चुके हैं कि 2010-7 से लेकर के 2012 तक चली हुई थी। तो इसको याद रखना है। ये हो गया राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। और यहाँ हम लोग आ जाते हैं अगले में। ये कुछ पंचवर्षीय योजना के टाइम पीरियड दिए हुए हैं, ये तो ऑलरेडी मैंने आपको करा ही दिए हैं और इसको चाहेंगे भी तो कर लेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, यानी कि लोवेस्ट पॉपुलेशन पूछी गई कि सबसे कम किसकी है। तो सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे कम यानी कि लोवेस्ट पॉपुलेशन की बात की गई है। वो जब हाईएस्ट पॉपुलेशन की बात होती है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या, तो उसके मामले में उत्तर प्रदेश आता है जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। सबसे लोवेस्ट में जो है वो सिक्किम आता है। और सबसे ज़्यादा का जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करी जाए कि सबसे ज़्यादा किसका है, तो वो फिर बिहार कहा जाता है सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है। और उसके साथ क्या याद रखना है, सबसे ज़्यादा हो गया हाँ साक्षरता यानी कि लिटरेसी की बात करें तो सबसे ज़्यादा केरल का आता है। सबसे कम लिटरेसी यानी कि साक्षरता जो है वो बिहार की आती है। इस चीज़ को भी यहाँ पर याद रखना है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो अरुणाचल प्रदेश का है। ऑलमोस्ट इतने ही सिंपल क्वेश्चन GD के एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। ज़्यादा टफ क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिम में भारत अपनी भूमि सीमा किस देश के साथ में साझा करता है। देखिए उत्तर पश्चिम का मतलब आप देख सकते हैं कहाँ पर आएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा, यानी कि इसमें आपका आएगा। और यहाँ पर जो है आपका पाकिस्तान आता है। नीचे क्या होता है, दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में भारत की श्रीलंका आ जाता है। इधर की तरफ म्यांमार देखने को मिलता है, ये चीज़ याद रखना है। और इधर ही आपका बांग्लादेश इधर मिल जाता है।
और जो आपका अफगानिस्तान भी इधर ही मिलता है, इधर आपका नेपाल यानी कि पूरी तरह से जो आप उत्तर पे जाएंगे तो नेपाल मिलता है। तो उत्तर पश्चिम पूछा गया यानी कि इस बीच के पार्ट का पूछा है, जो कि पाकिस्तान यहाँ पर कंट्री आपकी सिचुएटेड करती है यानी कि सीमा मिलती है। तो भारत की जो कुल सीमा है वो दुनिया के 7 देशों के साथ में साझा करता है। उत्तर पश्चिम में भारत अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ में साझा करता है। कुल 7 देशों के साथ में सीमा साझा करता है, जो कि भूमि सीमा यानी कि लैंड बाउंड्री है। बाकी 2 देश ऐसे हैं जिनके साथ में क्या करता है, वो आपकी जलीय सीमा साझा करता है, जिसमें कि एक श्रीलंका आ जाता है और दूसरा आ जाता है मालदीव। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये बांग्लादेश, ये पूरा आपका इंडिया का मैप है, और ये बॉर्डर पर बांग्लादेश, ये चाइना आता है, ये भूटान जिसको हमने म्यांमार बताया है, ये आपका आपका म्यांमार नहीं, इसकी को रंगून बोलते हैं म्यांमार को। तो ये पूर्व में म्यांमार आता है, ये उत्तर पूर्व में समझ सकते हैं भूटान और चाइना, नीचे श्रीलंका आ जाता है, बांग्लादेश भी इधर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये दोनों के दोनों जो है उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट में आते हैं। तो इसको भी यहाँ पर देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है ये मोस्टली इस तरह से पूछा जाता है कि कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम हो 10 से 20 बार आता ही है, और ऑलमोस्ट ये सबको ही अब आने लगा है। तो हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है ये नागालैंड से रिलेटेड है, जो कि आपका हो जाएगा, और नागालैंड से रिलेटेड है। उसके साथ साथ इसमें एक और 2 फैक्ट पूछ लेते हैं इससे रिलेटेड नागालैंड का। पहली बात तो इसका टाइम पीरियड कभी कभी पूछते हैं, कितने दिन तक इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो जो हॉर्नबिल होता है उसको 10 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट की जो टाइमिंग होती है वो 1 से लेकर के 10 दिसंबर तक रहती है, ये चीज़ भी याद रखना है। और इसे ही त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है, यानी कि फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी बोलते हैं हॉर्नबिल को। तो ये चीज़ भी यहाँ पर पूछ लेते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। ये क्या होता है, नागा जो जनजाति आपकी हो गई, नागा के साथ साथ एयो जनजाति हो गई। तो ये कहाँ से रिलेटेड है, इनकी अगर जनजाति पूछेगा तो ये सारी की सारी जो जनजाति हैं वो केरल से आती है, इनको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम किस वर्ष अस्तित्व में आया हुआ था। तो न्यूलैंड के अगर अष्टक नियम की बात करें तो 1866 यानी कि 1866 इसका राइट आंसर हो जाएगा। केमिस्ट्री का अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो जो अष्टक नियम था न्यूलैंड्स का ये 1866 में आया हुआ था। और इसके साथ क्या याद रखना है, इसमें क्या रीजन था अष्टक नियम का, कि केवल ये कैल्शियम तक ही लागू होता था, यानी कि जो न्यूलैंड का अष्टक नियम था ये केवल और केवल कैल्शियम तक लागू था। और 1866 में जॉन न्यूलैंड्स या उनके अष्टक नियम के अनुसार न्यूलैंड्स पूरी टेबल बनाई गई थी। इसमें क्या था कि जब तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, तो प्रत्येक अपने 8वें तत्व जो है में पहले तत्व के क्या है, तत्व के समान गुण होते हैं। तो इसीलिए इसको अष्टक नियम बोला गया, क्योंकि इसमें जब परमाणु भार से अरेंज किया जा रहा था तो इसका जो 8वां तत्व था यानी कि 8th एलिमेंट था वो पहले तत्व के समान गुण होते थे। यानी कि यहाँ से जब काउंटिंग करेंगे परमाणु भार के हिसाब से तो जो 8वां एलिमेंट आ रहा था इसके सारे गुण मैच कर रहे थे पहले वाले से। तो इसी को न्यूलैंड्स ने इसको अष्टक नियम का नाम दिया। और इसकी खोज जब हुई थी 1866 में, इस चीज़ को भी याद रहा, क्योंकि ये आपका इसलिए कैंसिल भी हो गया बाद में, ये चला नहीं, क्योंकि कैल्शियम के बाद ये नियम क्या है, वैध नहीं हो रहा था, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व पर जो गुण हैं वो मान्य नहीं कर रहे थे। ये कैल्शियम तक ही लागू होता है न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये याद रखना है। कभी पूछे किस तत्व तक लागू होता है तो ये कैल्शियम तक ही लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला यहाँ पर कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। देखिए, संयुक्त बैठक की अगर अध्यक्षता की बात करें तो ये राज्यसभा के सभापति करते हैं, जो संयुक्त बैठक होती है। और संयुक्त बैठक ये होती कब है, जब लोकसभा हो गया साथ ही साथ राज्यसभा हो गया, इनमें जब किसी चीज़ को मतभेद होता है तो राष्ट्रपति क्या करता है कि ये एक संयुक्त बैठक का आयोजन करता है, जो कि अनुच्छेद 108 यानी कि संयुक्त बैठक बुलाने का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 108 है। और इसको लिया किस देश से गया, तो ये चीज़ याद रखेंगे। तो ये इसको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, तो वो ली गई हैं समवर्ती सूचियाँ। तो समवर्ती सूची हो गया और जो संयुक्त बैठक का अधिवेशन हो गया। तो ये 2 चीज़ें कहाँ से आई हुई हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया से आई हुई है।
इस चीज़ को भी याद रखना है। 108 के तहत बुलाया जाता है, इसको राष्ट्रपति बुलवाता है, ये चीज़ याद रखना है। 108 के तहत आमतौर पर बुलाते हैं। तो ये था पार्ट 6। हम लोग पार्ट 7 भी आगे करेंगे। बाकी जो टेक्स्ट बुक की सेल आने वाली है 28 से शुरू होकर के 31 दिसंबर तक जाएगी टेक्स्ट बुक की सेल। उसमें जो लोग परचेज नहीं कर पाए इसी बार परचेज कर लेना है। पूरे 2025 के लिए जो है टेक्स्ट बुक का पास थ्रू हो जाने वाला है। तो बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।